गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे मॉर्निंग है और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। और इससे पहले वाले दिनों में क्लास 12 में क्या बताया था? कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उनके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम जरूर हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं हो पाता। जैसे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता था, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो बेसिकली तीन काम करते हैं। पहला काम वो क्या करते हैं? कैपेसिटर के जो प्लेट्स है वो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दोनों की कोशिश हमेशा एक दूसरे की तरफ भागने की होती है। प्लेट्स की कोशिश एक दूसरे की तरफ भागने की होती है। तो प्लेट्स को चिपकने से कौन रोकता है? प्लेट्स को चिपकने से रोकता है वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंसर्ट करके रखते हैं वो। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कंडक्टिंग प्लेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट और क्या बताएंगे? दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि सिंस प्लेट्स के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच में होता है उसका वैल्यू कम हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कम होने से चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद के फैक्टर से के यहाँ पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के प्रेजेंस में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जाए तो कितने फैक्टर से डिवाइड करने पर जो कितने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाता है, उसी को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। मतलब अंदर में जो फील्ड होता था ई नेट, वो होता था ई नॉट या ई आउटसाइड डिवाइडेड बाई के। ये ई नेट का वैल्यू होता था। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि अगर एक कैपेसिटर में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या करता है? कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। कितने के फैक्टर से? के फैक्टर से इंक्रीज कर देता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था ब्रेकडाउन वोल्ट, हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जब अंदर में फील्ड होता है, जब कभी भी फील्ड प्रेजेंट होता है तो वहां पे जो डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी मटेरियल में जो डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है, वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। अब हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल जो है एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बियर कर सकता है। उस मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाए तो वो जो डाइपोल्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। और डाइपोल्स ब्रेक करने से क्या होता है? जो भी रीजन था, जो पहले चार्ज फ्री रीजन था, वहां पर चार्जेस आते हैं, वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज हो जाने के कारण करंट को एक कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा। वो जो प्लेट्स पे जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, इनको एक कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा। तो चार्जेस क्या होते हैं? लीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जहां पर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल। ठीक है। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं? ये डाइलेक्ट्रिक का बेसिक हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। आज डाइलेक्ट्रिक को मिला के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट्स जो आगे बनते हैं वो देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं बोलूं कि कैपेसिटर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक लगे हुए क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज क्या करते हैं, वही से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब वापस से अपन लेक्चर में आते हैं। तो शेयर स्क्रीन, ये स्टार्ट करते हैं। अब हमने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब तक वो आयनाइज नहीं हो रहा उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आयनाइज मतलब वो आयंस में नहीं टूट रहा है, केमिस्ट्री वाला आयनाइजेशन यहाँ पर नहीं कर रहा मैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में बताते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चंस ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्वेश्चंस ऑन ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ब्रेक डाउन वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए एक कैपेसिटर का प्लेट है ऐसा, और इस प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितने का है? डी का है। यहाँ पर एक मटेरियल रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के।
और इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट करके रखा है, एक V वोल्ट के बैटरी से हमने इस तरह से कनेक्ट करके रखा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक दूसरा कैपेसिटर बनाते हैं जिसमें सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, मतलब जो मटेरियल यहाँ पर हमने इंसर्ट किया था वही मटेरियल हम यहाँ पे भी इंसर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन अब दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है ट्वाइस ऑफ डी का, ठीक है। और फिर से इसको हमने क्या कर दिया, एक V वोल्ट के बैटरी से हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मैंने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का पोटेंशियल है 0, उसी तरह यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का पोटेंशियल है 0। अब अगर पोटेंशियल का डिफरेंस देखो, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का V और यहाँ का 0, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है माइनस ऑफ dV अपॉन dr, या ऐसा भी लिख सकते हैं ना, V इनिशियल माइनस V फाइनल जो है वो E इंटू सेपरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब V इनिशियल का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे प्लेट्स में, V इनिशियल का वैल्यू देखेंगे कैपिटल V और V फाइनल कितना है 0, तो E इंटू D का वैल्यू कितना हो गया, D का वैल्यू D है। तो पहले वाले केस में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो V अपॉन D का है क्या, फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करूं तो वो V अपॉन ट्वाइस ऑफ D का हो गया क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मान लो अगर मैं बोलूं कि ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये जो मटेरियल, दोनों में सेम तरह का मटेरियल अगर मैंने यूज किया है तो मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मान लेते हैं E। अब अगर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ E है तो जैसा मटेरियल यहाँ पर है वैसा ही मटेरियल यहाँ पर भी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर का फील्ड अगर मिल गया, यहाँ पर अगर आप V वोल्ट के बैटरी से, सेकेंड वाले केस में अगर आप V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है E2 जो है वो क्या आ रहा है, E का आधा आ रहा है क्या? इसका मतलब इस V वोल्ट के पोटेंशियल के कारण, इस V वोल्ट के पोटेंशियल के कारण ये जो मटेरियल है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ये जो कैपेसिटर है अभी उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 का है क्या, तो इतना स्ट्रेस नहीं डेवलप हुआ है कि ये जो कैपेसिटर है वो क्या कर जाए, ब्रेक डाउन कर जाए। अब आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर क्या होता है, हम ब्रेकडाउन वोल्टेज एक वर्ड सीखेंगे। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, तो फर्स्ट वाले केस में देखो मैंने V वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया है, ये V वोल्ट का बैटरी अप्लाई करने से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इतना स्ट्रांग हो रहा है कि यहाँ पर रखे हुए डाइपोल्स को वो क्या कर दे, आयोनाइज कर दे, तोड़ दे। लेकिन V वोल्ट का बैटरी जब मैंने सेकेंड वाले कैपेसिटर पे कनेक्ट किया तो वो बैटरी के वोल्टेज के कारण यहाँ पर उतना फील्ड नहीं जनरेट हो पाया जो क्या कर सके, इस कैपेसिटर को आयोनाइज कर सके। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल का, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये तो क्या है, फिक्स है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रेकडाउन वोल्टेज, अभी इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतना वोल्टेज अगर लगाया जाता, अगर इतना वोल्टेज लगाया जाता तो ये जो कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो ब्रेकडाउन कर जाता क्या। अब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज एक तो वो क्या कर रहा है, वो अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज उस पर डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है क्या। अगर मैं बोलूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अगर मैं बोलूं कि डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है, एक मिनट रुक जाइए, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास एक मटेरियल है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है ना, मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इतना फील्ड अगर आप लगाओगे तो मटेरियल के अंदर का जो डाइपोल है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जैसे यहाँ पे मैंने E माना, वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही मटेरियल है, यहाँ पर भी वही मटेरियल है, केस 1 में ब्रेकडाउन हो जाएगा, केस 2 में ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए जिसके कारण से, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए जिसके कारण से यहाँ पर जो फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर अंदर में जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि मटेरियल्स को आयनाइज, डाइलेक्ट्रिक को आयनाइज कर दे,
तो इस वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये जो ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है और डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इन दो बातों पर ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू डिपेंड करेगा। अब बोलोगे सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पहले तो आप समझो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो डाइपोल्स है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखे हुए डाइपोल्स है, वो आयोनाइज हो जाए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, जब आप एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। उस डिफरेंस के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग रहे, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण आया है वो इतना स्ट्रांग रहे कि डाइपोल्स आयोनाइज हो जाए, तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पर दो केसेस बनाए, केस 1 और केस 2। केस 1 में मैंने क्या देखा कि जो V और D का रेशियो था, केस 1 में मैंने देखा कि जो V और D का रेशियो था उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो सपोज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर है। मतलब केस 1 में ये जो कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेकडाउन कर जाएगा। लेकिन केस 2 में अगर आप उसी पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो V/2D का आ रहा है। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज का जस्ट हाफ आ रहा है क्या? अब अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज का जस्ट हाफ आ रहा है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जस्ट हाफ आ रहा है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है, सेकंड वाला जो कैपेसिटर है वो ब्रेकडाउन नहीं करने वाला। तो फर्स्ट वाला कैपेसिटर ब्रेकडाउन कर जाएगा, सेकंड वाला कैपेसिटर ब्रेकडाउन नहीं करने वाला। क्यों नहीं कर पा रहा है? फर्स्ट वाले कैपेसिटर में जो E और D का रेशियो था, या सॉरी V और D का रेशियो था, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल आ गया। सेकंड वाले कैपेसिटर में ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपको याद जब भी बोला जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, साथ साथ कैपेसिटर के डायमेंशंस पर भी डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? इतना स्क्रीन पॉज करके आप क्या करना, नोट करना, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो कैपेसिटर्स है। पहला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड का, दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड का। पहले वाले का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब अभी मैंने बताया था ना कि कैपेसिटर में कितना वोल्ट, कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए जिसके कारण अंदर में जो जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मैच कर जाए। तो उस तरह से हमारे पास ब्रेकिंग वोल्टेज है। इसका ब्रेकिंग वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट। मतलब 10 वोल्ट में ये क्या करेगा, यहाँ पे आयनाइज हो जाएगा और चार्जेस लीक कर जाएंगे। उसी तरह जो दूसरा कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का, उसका ब्रेकिंग वोल्टेज है 14 वोल्ट्स का। अब क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि इफ these two capacitors are connected, if these two capacitors are connected in series, then what will be the ब्रेक BV मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, कुछ और नहीं समझेंगे। व्हाट विल बी द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा अगर मैंने इस तरह से कनेक्ट करके रखा है। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। 6 माइक्रोफैरेड था और ये 3 माइक्रोफैरेड था। अच्छा, अगर ये 10 वोल्ट का है, मतलब मैक्सिमम अगर प्लेट्स के बीच में प्लस माइनस 10 वोल्ट का डिफरेंस आ सकता है, तो इसमें जो चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं 60 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पे -60 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 3 है और ये 14 था तो यहाँ पर हो जाएगा +42 और यहाँ पर हो जाएगा -42।
इसका मतलब क्या है, इसमें जो मैक्सिमम 6 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज रखा जा सकता है वो 60 माइक्रोकूलम का है, और 3 माइक्रोकूलम वाले कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज रख सकते हैं 42 माइक्रोकूलम का है, 42 माइक्रोकूलम का है। इसका मतलब जो सिस्टम है, अब अगर मैं 60 माइक्रोकूलम का चार्ज, इसको देखो सीरीज सर्किट में क्या होता है, जितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इसमें भी आना चाहिए ना। तो अगर 60 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको मिला तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने 60 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको दिया तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा क्या। इसका मतलब अगर दोनों साथ साथ चलने हैं, अगर दोनों सही सही से काम करने हैं, या सिस्टम का कॉमन ब्रेकडाउन वोल्टेज ढूंढना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब उतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो जिसमें क्या हो जाए, जो कैपेसिटर के प्लेट्स है, ये जो कैपेसिटर है वो खराब ना हो। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो होगा, क्यू मैक्सिमम जो हम अप्लाई कर सकते हैं कैपेसिटर्स के थ्रू भेज सकते हैं, वो 42 का है क्या। आप 42 से ज्यादा अगर जैसे ही करोगे ना, तो ये फर्स्ट वाला कैपेसिटर बियर कर लेगा, सेकंड वाला कैपेसिटर बियर कर पाएगा क्या, नहीं। तो अगर मुझे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि सिस्टम जो है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालो, तो आप क्या करना है, सिंपली आप देख लेना कि मैक्सिमम चार्ज आप अपने गिवन सर्किट में कितना फ्लो करा सकते हो। तो मैं क्यू मैक्स कितना फ्लो करा सकता था, 42। अच्छा, ये मेरे पास 6 माइक्रोफैरेड और ये मेरे पास 3 माइक्रोफैरेड, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू, C इक्विवेलेंट का वैल्यू 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 plus 3, 6 into 3 is 18, 6 plus 3 is 9, तो ये 2 माइक्रोफैरेड का आ गया क्या, ये माइक्रोकूलम आया था। अब अगर मुझे V ब्रेकडाउन निकालना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर मेरे को फाइंड करना है, तो जो मैक्सिमम चार्ज आप भेज सकते हो डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट कर दो। तो मैक्सिमम चार्ज आप कितना भेज सकते हो, 42, 42 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 21 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज आप क्या कर सकते हो, दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। 21 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करोगे तो पहले ये वाला जो कैपेसिटर है वो ब्रेकडाउन कर जाएगा। बात समझ में आया क्या। मैंने क्या किया, मैंने पहले तो फाइंड किया कि मैक्सिमम चार्जेस दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटर में कितना स्टोर कर सकते हैं, फिर मैंने बोला कि जो लीस्ट वाला वैल्यू होगा वो अगर मैक्सिमम चार्ज रहे तो किसी भी कैपेसिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने सर्किट का मैक्सिमम चार्ज फाइंड आउट कर लिया कि सर्किट मैक्सिमम कितना क्यू मैक्स बियर कर सकता है। फिर मैंने फाइंड किया सर्किट का सी इक्विवेलेंट, एक बार सर्किट का चार्ज मैक्सिमम और सी इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया तो जो वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है उसका वैल्यू भी मिल गया क्या, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अभी शायद ये नहीं समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मेडिकल में, जेई में, मेंस में बहुत आते हैं। क्वेश्चन कैसा है, मान लीजिए ये 10 वोल्ट का हमारे पास इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब 10 वोल्ट जो होगा इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड का। सेकंड कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरेड का, और ये कितना है 4 वोल्ट का इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये हो गया 9 वोल्ट का और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड का इसका कैपेसिटेंस। अब फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, फाइंड द, ये सारे क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं भाई साहब। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान है। पहले क्या कर लेते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस देख लेते हैं। अगर 10 वोल्ट है मतलब इसमें मैक्सिमम +60 और -60 आ सकता है। अगर ये 4 है तो इसमें मैक्सिमम +48, अगर ये 2 है तो इसमें मैक्सिमम कितना, +18 और -18। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पूरे सर्किट में अगर 18 कूलम माइक्रोकूलम का चार्ज भेजूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्यूमैक्स जो अलाउड है, क्यूमैक्स जो अलाउड है वो कितना है, 18 माइक्रोकूलम का है। अच्छा, अब अगर आप सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, 1/c इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/6 + 1/12 + 1/2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, 12 और 6 का इक्विवेलेंट हो रहा है 4, और 4 और 2 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 और 2 का 4 × 2 is 8, 4 + 2 is 6, तो 4/3। आई होप आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना तो आता होगा सीरीज सर्किट का। तो ये सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, क्यू मैक्स है 18 माइक्रोकूलम और सी इक्विवेलेंट है 4/3 माइक्रोफैरेड। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू, तो क्यू डिवाइडेड बाई, तो वोल्टेज ब्रेकडाउन कितना आ जाएगा, ये 4 एक बार में और ये कितना है
4.5 into 3 is 13.5 वोल्ट्स का हमारे पास वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आया क्या? बहुत ही आसान है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी मिनिमम चार्ज होगा जो कैपेसिटर के थ्रू मूव कर सकता है वो तुम्हारा क्यू मैक्स हो गया, ठीक है। मतलब वो कैपेसिटर जो सबसे कम मैग्नीट्यूड का चार्ज स्टोर करेगा वही क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के थ्रू का चार्जेस होना चाहिए, क्यू मैक्स का वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, ऐसा है, मान लो 1 2 3 ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये भी 6 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड। ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मान लो ये कैपेसिटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अच्छा, ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर फर्स्ट वन, BV1 का वैल्यू कितना दे रखा है, BV1 का वैल्यू है 10, BV2 का वैल्यू दे रखा है 12, BV3 का वैल्यू दे रखा है 8, BV4 का वैल्यू दे रखा है 10 और BV5 का वैल्यू दे रखा है 8। 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। फिर से बोला गया है कि सिस्टम का हमें क्या करना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ब्रेकडाउन, देखो ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। अब पहले तो हम क्या करते हैं, चार्जेस देख लेते हैं। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना था 10, तो इधर आ जाएगा +60, सिर्फ मैं पॉजिटिव चार्जेस लिख रहा हूँ। ये है 12, तो इधर आ जाएगा +48, नहीं 12 इंटू 3 इज 36, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 36, प्लस में 36 आ गया, 3 का कितना था 8, तो ये हो जाएगा प्लस में 16, यहाँ पे 4 कितना था 10, तो ये हो जाएगा प्लस में 16, और यहाँ पर कितना 8, तो प्लस में 48। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब इस वाले ब्रांच में जो मैक्सिमम चार्ज जाना चाहिए, मेरे पास इस तरह का 2 अरेंजमेंट है ना, अब इस वाले फर्स्ट वाला जो ब्रांच है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपेसिटर लगा है, इसमें जो मैक्सिमम चार्ज जाना चाहिए वो 16 माइक्रोकूलम का जाना चाहिए। देखो अगर सीरीज सर्किट होता है तो सब में क्या होता है, ये जो मैंने +60 36 और ये लिखा ना, ये मैक्सिमम चार्जेस हैं जो ये रख पा सकते हैं अपने पास, मतलब मैक्सिमम चार्जेस कितना रखे जिससे वो ब्रेक डाउन ना हो। अब यहाँ पर अगर सीरीज सर्किट है तो 16 इसमें भी होगा, 16 इसमें भी होगा, 16 इसमें भी होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 16 सब में 16 मूव करेगा तो कोई भी कैपेसिटर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। उसी तरह अगर देखोगे ये 48 है और ये 60 है, मतलब इस वाले ब्रांच में कितना मूव करना चाहिए, 48 माइक्रोकूलम मूव करना चाहिए ना। तो जो Q यहाँ से आया होगा वो 16 और 48 के नाम से इस तरह से डिवाइड हो गया होगा। तो Q मैक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, Q मैक्स का वैल्यू हम लिख देंगे 16 + 48, Q मैक्स का वैल्यू लिख दो 16 + 48, तो 16 + 48 कितना हो जाएगा, 48 + 16 64 आ गया। और C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो C इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या था 6 3 2, 6 और 3 का इक्विवेलेंट होता है 2, 2 और 2 का इक्विवेलेंट होता है 1, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्रांच का 1 आ रहा है, ये दोनों पैरेलल है तो ऐड करेंगे, 6 और 6 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 4। अब अगर V आप ब्रेकडाउन कैलकुलेट करोगे तो V ब्रेकडाउन का वैल्यू कितना हो जाएगा, V ब्रेकडाउन का वैल्यू हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 16 वोल्ट्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आ रहा है 16 वोल्ट्स का। आसान है क्या? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, इस वाले ब्रांच में कितना मैक्सिमम चार्ज जा सकता है मैंने वो फाइंड कर लिया, इसमें कितना मैक्सिमम चार्ज जा सकता है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, नेट जो चार्ज सिस्टम में होगा वो मैंने फाइंड आउट कर लिया और सीक्वेंस से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले के रिगार्डिंग। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे, मेंस के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस of the capacitor when a dielectric material is inserted, when a dielectric material is kept between the plates। अब ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना है। जो कैपेसिटर है अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, जैसे मैंने इससे पहले वाले केस में आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से पूरा अगर मैं जो पूरा रीजन है प्लेट्स के, पूरा बीच का जो रीजन है, जैसे ये पूरा रीजन, ये प्लेट्स था और यहाँ पूरा अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो के टाइम से इंक्रीज हो गया था ना। अब मैं पूरा नहीं इंसर्ट करने वाला, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ डायग्राम है। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंसर्ट करने वाले हैं वो कुछ रीजन में ही इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ रीजन में ही मैंने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सपोज इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, के का है। अच्छा, यहां से यहां की दूरी, टोटल जो दूरी है वो कोई डी का मान लो, यहां से यहाँ की दूरी x मान लो और यहां से यहाँ की दूरी t मान लो। ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसका थिकनेस कितना है, t। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां, बचा हुआ डिस्टेंस d माइनस t माइनस एक्स होगा क्या, या ऐसा लिख देते हैं d माइनस t प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इस तरह के अरेंजमेंट में हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। मान लो इसमें जो चार्ज है प्लस क्यू है, इसमें जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जहां पर एयर प्रेजेंट है, जहां पर एयर प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्या। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो वहां पे जो पहले से फील्ड प्रेजेंट था वही मेरा नेट फील्ड रहेगा क्या। यहां पर भी एयर प्रेजेंट है तो यहां का भी नेट फील्ड क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इस वाले प्लेट में अगर आप देखोगे जहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट है, जहां पर भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वहां का नेट फील्ड के फैक्टर से कम हो जाता है। मतलब यहाँ का जो फील्ड है वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा क्या। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है सिस्टम का, तो हम क्या करते हैं, Q अपॉन V का रेशियो फाइंड करते हैं ना। अच्छा, और V के वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। अब इससे पहले तक जितने भी सिनेरियो आते थे, इससे पहले तक जितने भी सिनेरियो आ रहे थे, सब में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो चेंज होता था क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द जो डाइलेक्ट्रिक था या थ्रू आउट द मटेरियल कांस्टेंट था। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्स रीजन तक का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, फिर टी रीजन में कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फिर यहाँ वाले रीजन में कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अगर मैं पोटेंशियल का ड्रॉप लिखूं, यहां से पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 का अगर मैं पोटेंशियल का ड्रॉप लिखूं, तो मैं V को ऐसा लिख सकता हूं क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो फील्ड है वो सिर्फ कोई x दूरी तक है, फिर अगले t दूरी तक, अगले t दूरी तक जो फील्ड है वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ t, अगले t दूरी तक का जो फील्ड है वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर d माइनस टी प्लस एक्स दूरी तक वापस से जो फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये d माइनस टी प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या ऐसा। अब मेरे पास v का वैल्यू आ गया और चार्ज उसने कितना स्टोर करके रखा है q, ये भी मेरे को पता है। दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो नया कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा क्या। तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो, पहले ना ये v वाला टर्म जो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ।
सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तो मैं सब जगह से कॉमन निकाल देता हूँ। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट मैंने सब जगह से कॉमन निकाल दिया। पहला टर्म बच रहा है x, दूसरा टर्म बचेगा t डिवाइडेड बाई k, फिर बच रहा है d माइनस t माइनस x प्लस x, और ये माइनस x कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? प्लस x का वैल्यू इस माइनस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब v का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t अपॉन k। इस तरह से v का वैल्यू लिख सकते हैं ना, मतलब प्लेट 1 से लेके प्लेट 2 तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, Q और V का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो Q और V का रेशियो है। V के प्लेस में ये पूरा वैल्यू रख दो, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? Q अपॉन ए लिख देंगे। अगर मैं सिग्मा के प्लेस में Q अपॉन ए लिखूं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं इसको, जिसका इसका काम हो गया ना, मैं उसको भगाता जाऊंगा क्योंकि स्पेस की कमी रहती है यहाँ पे। Q रहने दिया, सिग्मा के प्लेस में मैंने लिख दिया, सिग्मा का मतलब होता है Q अपॉन ए, और बचे हुए टर्म d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। Q का Q अगर मैं कैंसिल कर दूं तो C का वैल्यू आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई टी थिकनेस का ही प्लेस किया है, पूरा पूरा डी सेपरेशन का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं प्लेस किया, तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इस वाले फॉर्मूले को ना आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? अगर मैं बोल दूं कि टी का वैल्यू जो है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, इफ T इज इक्वल टू डी, T इज इक्वल टू डी मतलब पूरे प्लेट्स के बीच में, पूरे प्लेट्स के बीच में मैंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा के रखा है क्या, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी के प्लेस में डी रख दो प्लस डी अपॉन के, प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल हो गया तो के वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ये मेरे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया क्या? अब ऐसा तो मैंने सर आपको, आपने पहले भी हमें बताया था कि अगर आप एक के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो के फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो ये डेरिवेशन याद रखना है। अब इस डेरिवेशन, देखो ये डेरिवेशन स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में अगर मैं कॉम्पिटिटिव के लिए बात करूं तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, या आप इस रिलेशन को और थोड़ा जनरलाइज कर सकते हो। देखो कैसे, अब अभी मैंने सिर्फ एक प्लेट इंसर्ट किया था, क्वेश्चन में आपको बोलेंगे 4 प्लेट इंसर्ट कर दो, ऐसा। T1 K1 K2 T2 K3 T3, ठीक है। और यहां से यहां का सेपरेशन है D। ये कैपेसिटर का प्लेट्स था, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड थे। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि C का वैल्यू निकालो तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, एप्सिलॉन नॉट A, D तो अनचेंज रहेगा। अच्छा, अब ये T सिर्फ एक स्लैब तो है नहीं, तो एक स्लैब नहीं है तो आप क्या कर दो, जितने भी स्लैब्स है सबको ऐड कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये टर्म यहाँ पे लिख दो, प्लस T अपॉन के, सिर्फ एक था तो T अपॉन के, अब सबके लिए लिख दो, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप भर भर के मिलेंगे आपको बुक्स में, इस तरह के क्वेश्चन। वो बोलेंगे कि कैपेसिटर का प्लेट्स इंसर्ट कर दिया, 10 इंसर्ट कर दिया, 1000 इंसर्ट कर दिया, आपको क्या करना है, इस तरह से कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस जितने भी स्लैब्स है सबका थिकनेस ऐड कर दिया, प्लस T1 K1 प्लस T2 K2 प्लस T3 K3। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं डिफरेंट
combinations, different combinations of dielectric. इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बस अगर समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है, नहीं समझोगे तो फिर मुश्किल लगेगा। अभी ना बीच में एयरवेयर नहीं रखते हैं, बीच में एयरवेयर नहीं रखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स रख देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन था डी, और जितने भी प्लेट्स हैं या जितने भी मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं सबका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। पहला जहाँ पे हमने जो इंसर्ट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे वाले का K2, तीसरे वाले का K3। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द C इक्विवेलेंट, फाइंड द C इक्विवेलेंट ऑफ द अरेंजमेंट। इस गिवन अरेंजमेंट का हमें क्या करना है, C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, ये K1 डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में K1 डाइलेक्ट्रिक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो C1 होगा, यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो C2 है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो C3 है। अब अगर मैं C1 का वैल्यू फाइंड आउट करूँ ना, तो C1 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, C1 जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D हो जाएगा क्या, या सॉरी D/3, इस तरह से लिखेंगे ना। D जो है वो क्या हो जाएगा, आधा 1/3 हो गया। इसको इक्वल सेपरेशन में रखा है, ये और ये सब इक्वल सेपरेशन के हैं। तो C1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A D/3 लिख देंगे। अच्छा, उसी तरह अगर मैं C2 का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो C2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/3। और अगर मैं C3 का वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/3। ये C1, C2 और ये C3, ये तीनों कैपेसिटर्स अगर आप देखोगे तो किस तरह से रखे पड़े हैं, C1 है, C1 खत्म हुआ C2 आ गया, C2 खत्म हुआ C3 आ गया। इसका मतलब ये तीनों के तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है क्या, तीनों के तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, C1 C2 C3, और C1 C2 C3 तीनों का वैल्यू भी अपने को पता है। तो अगर कोई मेरे से C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने को बोलेगा तो मैं C इक्विवेलेंट के लिए क्या लिख दूंगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा बोल सकते हैं क्या। आपको ये सब समझना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, आप मेडिकल का एग्जाम दो, आप जेई का एग्जाम दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल्स रखे हुए हैं और आपसे बोला जाएगा फाइंड सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, यहां से यहां एक कैपेसिटर हो गया, यहां से यहां दूसरा कैपेसिटर, यहां से यहां तीसरा कैपेसिटर एंड सो ऑन। अब जितने भी कैपेसिटर्स थे सब सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने C1 का वैल्यू अलग से फाइंड कर लिया, C2 का वैल्यू अलग से फाइंड कर लिया और C3 का वैल्यू अलग से फाइंड कर लिया। अब सबको ऐड कर दो तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1। 1/C1 का मतलब हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A और D/3 ऊपर। उसी तरह 1/C2 का मतलब हो जाएगा D/3 ऊपर और K2 एप्सिलॉन नॉट A, और 1/C3 का मतलब हो जाएगा D/3 ऊपर K3 एप्सिलॉन नॉट A, इस तरह से। अब अगर मैं D/3 और एप्सिलॉन नॉट A इन सबको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दूं, इसके बाद तो देखो कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन समझो नहीं समझो, कंसेप्ट समझना है। अगर कभी भी कैपेसिटर प्लेट्स इस तरह से रखे पड़े ना, देखो मैं तो ऐसे याद रखता था कि अगर डी आधा आधा हो रहा है मतलब जो कैपेसिटर्स है वो कैसे कनेक्टेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। या आप खुद से देखोगे ना तो एक कैपेसिटर खत्म हुआ, दूसरा कैपेसिटर खत्म हुआ, तीसरा कैपेसिटर एंड सो ऑन। तो मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, D/3 सब जगह कॉमन है, बाहर निकाल दो। एप्सिलॉन नॉट A भी सब जगह कॉमन था, बाहर निकाल दो। तो क्या बच रहा है इधर
1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 बच रहा है क्या? अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/c इक्वलेंट आ जाएगा। अब इसके बाद ना सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई तूफानी काम नहीं कर रहे हैं, जो भी तूफानी काम करना था वो कर दिया हमने पहले ही। k2 k3 पहला, k1 k3 प्लस k1 k2, इस पूरे को डिवाइड कर दो k1 k2 k3 से, तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? c इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 k3 डिवाइडेड बाय d k2 k3 प्लस k1 k3 प्लस k1 k2। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डायरेक्टर का देखा। बहुत ही सिंपल था, सीरीज पैरेलल करना तुमको आता था, बस मैंने बता दिया कि कैपेसिटेंस का वैल्यू देख लो और उसको उस हिसाब से लिख लो। स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसा अरेंजमेंट हो सकता है? तो पहले तो सिंपल अरेंजमेंट्स ही देख लेते हैं। अभी क्या कर रहा था, अभी हमने प्लेट्स को ऐसा रखा था ना, अभी प्लेट्स को मान लो ऐसा रखते हैं। ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट और ये तीसरा प्लेट। इसका डायरेक्टर कांस्टेंट था k1, ये k2 और ये k3, और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था। सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये k1, ये जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रखा हुआ है, मतलब इसका पोटेंशियल अगर v है और इसका पोटेंशियल अगर 0 तो v और 0 के बीच में ये रखा हुआ है। k2 जो कैपेसिटर है वो भी v और 0 के बीच में रखा हुआ है, और k3 जो कैपेसिटर है वो भी v और 0 के बीच में रखा हुआ है। जब भी कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में रखे रहते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते थे क्या? इसका मतलब ये जो सर्किट है वो एक्चुअल में ये सर्किट है ना, पहले C1 कनेक्टेड है, फिर C2 कनेक्टेड है, फिर C3 कनेक्टेड है। C1 C2 C3 इस तरह से क्या है, कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्टेड है। अब हमें C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर मैं C1 का वैल्यू लिखूं तो देखो C1 को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a। इस बार क्या हो जाएगा, प्लेट्स का एरिया आधा 1/3 हो गया क्या पूरा? अगर यहां से यहां तक ये जो पूरा प्लेट होता था इसका एरिया का हमने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया ना। ये इसका दूसरा 1/3 है और ये तीसरा 1/3 है, तो एरिया कर देंगे 1/3। तो k1 एप्सिलॉन नॉट a/3 इंटू k1 नहीं, इंटू सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है d, k1 एप्सिलॉन नॉट a 3d। ये c1 का वैल्यू हो गया। c2 का वैल्यू उसी तरह अगर लिखना होगा तो c2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, k2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d। और अगर C3 का वैल्यू लिखना है तो k3 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 3d। C1 मिल गया, C2 मिल गया, C3 मिल गया, अपने को C इक्विवेलेंट चाहिए। C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, C इक्विवेलेंट है C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 C2 C3 अब सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो देखो सी इक्विवेलेंट अपने को फाइंड आउट करना है। मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट a/3d। एप्सिलॉन नॉट a/3d हर जगह दिख रहा है क्या? तो एप्सिलॉन नॉट a/3d अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी करा देता हूँ। पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे। रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई साहब? हो रहा है। इस तरह से चार कैपेसिटर्स इस बार रखे गए हैं, K1 K2 K3
K4, K1, K2, K3, K4 इस तरह से 4 कैपेसिटर्स रखे गए और फिर से क्या बोला गया है कि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी सेम है, यहां से यहां का एरिया और यहां से यहां का एरिया भी क्या है, सेम है, मतलब ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। अब हमें क्या करना है, आंसर ढूंढना है। अब आंसर ढूंढने के लिए फिर से क्या करेंगे, K1 K2, अगर मैं ऊपर वाले K1 K2 के बारे में बात करूं तो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है क्या। अब इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है कि सर इसके तो दो आंसर हो सकते हैं। जैसे K1 K3 कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं ना, मतलब एक तरीका सॉल्व करने का ये होगा, यहाँ पे C1 और यहाँ पर C3, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल जो है वो C2 और C4 के साथ सीरीज में आ गए क्या। एक तरीका क्वेश्चन को देखने का ये है, एक और तरीका है क्वेश्चन को देखने का, K1 K2 सीरीज में है, K1 K2 सीरीज में है और K3 K4 जो है वो भी सीरीज में है और आपस में ये दोनों पैरेलल है। अब बोलोगे सर दोनों में से कौन सही है, इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करोगे कुछ अलग आंसर आएगा, इसमें आप वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करोगे कुछ अलग आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं हो सकते भाई, एक क्वेश्चन के अगर दो आंसर नहीं हो सकते मतलब दोनों में से कोई एक तरीका गलत है। अब जनरली अगर बच्चे जो होते हैं उनको लगता है सर इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही तो सही लग रहा है, पहला वाला भी सही लग रहा है दूसरा वाला भी सही लग रहा है, तो पहला वाला जो अरेंजमेंट है ना वो गलत है। क्यों, क्योंकि हम ना एक चीज मिस कर जाते हैं यहाँ पे, क्या मिस कर रहे हैं वो देखो। अगर मैं बोलूं कि यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ का देखो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम हुआ होगा कुछ अलग फैक्टर से कम हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ कुछ अलग फैक्टर से। बात समझ में आ रहा है। अच्छा पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता था, पोटेंशियल का डिफरेंस हम E इंटू डी से लिखते हैं। अब दोनों के लिए D का वैल्यू सेम है लेकिन दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है क्या, यहां से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहां से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग है, यहां से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, मतलब अगर इसका पोटेंशियल कोई V डैश होगा तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कोई V डबल डैश हुआ क्या। इसका मतलब ये है कि यहां से यहाँ ये V का है, देखो स्टार्टिंग वाले पोटेंशियल V है लेकिन जो एंड वाले पॉइंट्स है वो V डैश और ये V डबल डैश है। तो पैरेलल कनेक्शन होने के लिए दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए होता था क्या। हम कैसे बोलते थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जब भी हम कॉमन पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते थे तब तो ये हम बोलते थे कि पैरेलल कनेक्शन है। अभी अगर आप देखोगे तो ये अरेंजमेंट का पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, तो कैसे बोल सकते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो अगर ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस तरह से सोचना एकदम गलत है। जब भी आगे क्वेश्चन आएंगे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर कैसे सोचेंगे सर, कैसे सोचेंगे, तो देखो यहां से यहां एक कैपेसिटर है, ये खत्म हुआ, पहला कैपेसिटर खत्म हुआ दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही है। V और 0 के बीच में K1 और K2 कनेक्टेड है। उसी तरह नीचे वाला ब्रांच देखोगे तो V और 0 के बीच में K3 और K4 कनेक्टेड है क्या, मतलब ये V था ये 0 था, तो ये जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, सही होगा। अब रह गया बात सॉल्व करने का, तो आप सॉल्व कर लेना। C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A हो गया है आधा, तो A/2 और D भी हो गया है आधा, तो D/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह C2 आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, C3 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D और C4 हो जाएगा K4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब K1 K2 का जो सीरीज है उसको K1 K2 का सीरीज और K3 K4 का सीरीज को पैरेलल में ऐड कर दो, सिंपलीफाई करो, वो आंसर होगा। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस और बताऊंगा लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक आप बस याद रख लो कि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं देखोगे आप अपनी जिम्मेदारी पर हो, ठीक है।